हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अपने घर पे सकुशल होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं और ये नया टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के ये भ्रांति पाल लेते हैं कि नहीं, ये रटने वाला सब्जेक्ट है। इवन कोटा फैक्ट्री जो चल रही है थी वेब सीरीज अभी हाल फिलहाल में, उसमें भी यही दिखाया, मतलब खूब मजाक उड़ाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उतना ही कंसेप्चुअल है जितना कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यही है कि अपना अपना देखने का नजरिया है। अगर आप इसको डेली लाइफ से जोड़ करके देखते हो तो आपको इससे शानदार सब्जेक्ट कोई लगेगा नहीं। और यह इस बात में जरा सा भी, मतलब 1% भी झूठ नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम कर लेते हो अच्छा से तो 100% आप स्कोर करके विद इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप करके निकल सकते हो एग्जाम हॉल में। और वो आपको जो टाइम है जो बचता है वो आपको अदर फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में हेल्प करेगा। तो ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन इसलिए क्योंकि ये नीट के एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे टिपिकल टॉपिक है जिसमें बच्चे फंसते हैं, उनमें से एक टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। अपन डेफिनेशन को सबसे पहले देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है क्या। ज्यादातर जब आप किताब देखते होगे तो आयनाइजेशन एनर्जी के अगल बगल में और दो टर्म देखने को मिलता है, एक आईपी और दूसरा आईई। अब आईई को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी को डिनोट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर ये आयनाइजेशन इंथैल्पी को डिनोट कर रहा हूं। तो ये तीन टर्म आपको देखने को मिलते हैं और आप क्वेश्चंस बनाते बनाते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि आपको आईई पूछा तो भी आप सेमी ऑर्डर बना रहे हो, आईपी पूछा तो भी आप सेमी ऑर्डर बना रहे हो, आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछा तो भी आप सेम ही ऑर्डर बनाते हो क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको ये बात को क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कतई नहीं है कि ये तीनों टर्म्स सेम है, सेम वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ, इनका ऑर्डर सेम आता है, उसके पीछे कारण है, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन हाँ, इनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं, इनको डिफाइन ही अलग अलग कंडीशंस पर किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन के साथ। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ये एटम है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। लेकिन रिमूव किसको करना है? रिमूव आउटर मोस्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को करना। अब सवाल उठता है, सर आउटर मोस्ट वाले सेल ही क्यों? और ये मिनिमम वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपको घर वाले ने कोई काम दिया, बोला कि जाओ बेटा 4 रुपए में ये काम करके आ जाना। तुमने क्या किया? तुम्हें वो 100 रुपए का नोट दिया, तुमने क्या किया? उस 4 रुपए काम करने के लिए आपने 20 रुपए खर्च कर दिए। आप चाहते तो सीधा उस चीज को 4 रुपए में कर सकते थे, लेकिन आपने 20 रुपए खर्च किया। तो आपको घर जाने पर सराहना तो नहीं मिलेगी कि वाह बेटा आपने बड़ा अच्छा काम किया, 4 की जगह 20 रुपए लगा करके आए। आपको उल्टा क्या मिलेगा? डांट मिल सकता है, यहां तक कि यह भी हो सकता है कि आपकी कुटाई हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 रुपए के जगह पे 2 रुपए ही लगा करके वो काम करके आ जाते हो तो घर वाले तो सराहना देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके आस पड़ोस के पड़ोसी भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं रुकेंगे। इवन वो अपने बच्चों को आपका मिसाल देंगे कि अरे देखो फलाना आदमी का बेटा कितना तेज है, 4 रुपए का काम को 2 रुपए में करके आ गया। वो बच्चा आगे चल करके बड़ा नाम करेगा। तो ठीक उसी तरीका से आयनाइजेशन एनर्जी जो ये टर्म है, मतलब हमारा नेचर क्या है? किसी भी काम को करना जहां इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट ज्यादा आए। हर कोई ये काम करना चाहता है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये भी वही बात बोल रहा है कि जब मेरा काम मिनिमम में हो जा रहा है तो हम और क्यों पैसा लगाए। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन में क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
और इसके आगे भी जो लाइंस है ना कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये लाइन को इस्तेमाल करने के पीछे भी कारण क्या है? एनर्जी को मिनिमाइज करना। एनर्जी क्यों मिनिमाइज करना वो मैंने बता दिया। अब एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए आगे का लाइन दिया गया है कि द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब बोलेगा सर इससे कैसे एनर्जी मिनिमाइज हो रहा है? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का अपने एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू दी अदर इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने पर। इसको एक और एग्जांपल से अपन देख सकते हैं डेली लाइफ के। आपके पिताजी है न्यूक्लियस और तुम हो इलेक्ट्रॉन, उनके आसपास घूम रहे हो। जब तुम पिताजी के बहुत करीब हो और तुम्हारा दोस्त आए, तुमको बोला अरे यार चलो आज बहुत तगड़ा मूवी लगा, बहुत शानदार मूवी लगा है, आओ मूवी देख करके आते हैं। अब पिताजी बगल में है, आप अभी फिलहाल नीट का तैयारी कर रहे होंगे घर पे, और आप अपने पापा को जाकर के ये बात बोलोगे कि पापा हमको मूवी देखने जाना है, मेरा दोस्त आया बुलाने के लिए। तो बाहर से जो तुम्हारा दोस्त है वो तुमको एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन उसको एनर्जी और ज्यादा तुमको देना पड़ेगा ताकि तुम इतना एक्साइट हो कि अपने पापा को एक बहाना काम ना करे तो दूसरा लगाओ, दूसरा ना लगे तीसरा लगाओ, तीसरा ना लगे चौथा लगाओ। वो तुमको सीधा बोला कि अरे यार चलो मूवी देख के आते, तो तुम्हारा आधा मन तो कर रहा था जाने का, आधा मन नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ पैसा तुम्हारा भी खर्च होगा, ऊपर से पिताजी भी डांटेंगे। तो तुम एक बार अपने पापा से पूछ करके आओगे, पापा ना बोल दिए तो ठीक है। फिर तुम्हारा दोस्त बोला अरे यार ये तो ऐसे नहीं जाएगा, इसको एक काम करते यार मूवी का टिकट का पैसा मैं दूंगा। अब जैसे ही वो तुमको ये बात बोला कि मूवी का टिकट का पैसा मैं दूंगा, तुम क्या करोगे? पापा को भी एक बहाना लगाए थे कि पापा जाने दो, एक बार बोले थे, शायद 2 बार बोले होंगे, लेकिन अब तुम 5 बार से 6 बार बोलोगे। फिर भी मान लो पिताजी ना कर दिए, पिताजी तो पिताजी है भाई, अब वो ना कर दिए, उनका मन किया कि तुम यार नीट के लिए तुमको तुम्हारे ऊपर पढ़ाई पे पैसा लगाया जा रहा है और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमको मूवी देखना है। फिर वो बोला यार चलो पार्टी भी देंगे साथ में, मूवी तो दिखाएंगे ही और साथ में पार्टी भी तुमको दिया जाएगा। तुम जहां 6 बार बोल रहे थे तुम शायद 15 बार जाके बोलोगे, यहां तक कि तुमने पिताजी का पैर ही पकड़ लो कि अब यार जाने दो, मुझे मूवी देख करके आना। तो हो सकता है इतना बार बोलने पर पिताजी तुमको निकलने की इजाजत दे। मतलब तुम अगर करीब थे, तुमको मेहनत एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, तुम्हारा दोस्त को एनर्जी ज्यादा देना पड़ा तुमको वहां से निकालने के लिए। लेकिन अगर वही तुम कल को नीट निकाल लेते हो और डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए जब तुम बाहर कॉलेज में जाओगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, अब तुम्हारी दूरी क्या हो गई? पिताजी से बढ़ गई। अब तुम्हारा दोस्त बोलेगा अरे यार चलो आज मूवी देख करके आते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि तुम फोन घुमाओगे, पिताजी से पूछोगे हाँ पिताजी हम जा करके आए, पिताजी हाँ ना बोल दिए तो तुम नहीं जाओगे, पिताजी ना भी बोलेंगे तो भी तुम जाओगे। अब तुम्हारे दोस्त को यह बोलने का जरूरत नहीं है कि मूवी का टिकट का पैसा मैं दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही उल्टा बोल दो कि आज चलो यार मूवी देख करके आते, पैसा हम दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो जैसे दूरी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इसके बाद एक हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एटम होगा कि आयंस होगा? तो मैं बता दूं एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। अब आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होना का जरूरत क्या है? अगर वो आइसोलेटेड गैसियस नहीं हुआ, पहले आइसोलेटेड का मतलब समझ लो। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। अकेला मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीका का फोर्स ना लग रहा हो। मान लो 2 एटम्स भी करीब में होते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि एक एटम के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ही आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि एक से अधिक एटम अगर एक साथ है तो उनके बीच में भी किसी ना किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने आइसोलेटेड, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जैसे ही आपने आइसोलेटेड लिखा, इसका मतलब है कि किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है किसी और एटम के बीच में।
हर एक एटम अकेला है, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, वो सारे मोह माया के बंधन से दूर है, किसी भी तरीका का फोर्स उसको वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। और वो तभी पॉसिबल है जब दूरी बढ़ जाएगी, जब तुम हर किसी से दूर हो जाओगे। सन्यासी लोग होता है, उसके ऊपर में किसी तरीका का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता, क्यों? वो काफी दूर है। अगर वो अपने घर वालों के साथ ही रहते तो शायद वो सन्यासी नहीं बन पाते। मैं शायद बोल रहा हूँ, हो सकता कोई बन जाए, शायद वो सन्यासी नहीं बन पाते, क्योंकि किसी ना किसी तरीका का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। और अब आप बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो 3 स्टेट है, इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा दूरी एटम्स के बीच में किस स्टेट में होती है? तो सबसे ज्यादा दूरी गैसियस स्टेट में होती है एटम्स के बीच में। तो दूरी बढ़ी, आइसोलेट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। हाँ, 100% आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हद तक आइसोलेट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक टर्म का मतलब। और ये भी क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण है कि अगर सॉलिड या लिक्विड होता और बाहर से अगर एनर्जी दिया जा रहा है तो कुछ एनर्जी सॉलिड के बीच, सॉलिड के एटम्स के बीच में जो स्पेसेस बहुत कम है, उस स्पेसेस को बढ़ाने में लग जाते, उनके बीच में दूरी को बढ़ाने में लग जाते। इसका मतलब अगर वो सॉलिड में होता और आप ये काम कर रहे होते इलेक्ट्रॉन को निकालने का, और जो भी एनर्जी खर्च हुआ अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, वो जो एनर्जी का वैल्यू आता वो मिनिमम नहीं होता, क्योंकि वो जो एनर्जी इस्तेमाल हुई वो सिर्फ रिमूवल में नहीं हुई, वो सॉलिड से गैस तक ले जाने में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज हुआ होगा। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या चीज से मतलब रखती है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पे, इसके वैल्यू के बेसिस पे तुम इसके बारे में बता सकते हो कि कितना आसानी से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या नहीं। कि मान लो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके उस एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। तो मेन मोटो आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ने के पीछे क्या है? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना हर एक एलिमेंट के एटम के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, सर रिमूव तो कर दिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों है वो भी समझ गए, लेकिन रिमूव करेंगे तो कहां तक करेंगे? क्या इसको उठा करके बाहर तक ले जाएंगे? नहीं। टू रिमूव इट फ्रॉम एन एटम एंड टू टेक इट अवे। मान लो तुमने एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जाने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ले जाना होगा। मतलब अगर तुमसे पूछे कि यहां पर एनर्जी देने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां जाएगा, तो बोलना बहुत दूर, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर कि बता नहीं सकते कितना दूर। क्यों नहीं बता सकते? बताओ इन्फिनिटी कितना दूर है? तुम्हारे हिसाब से कुछ और डिफाइन होगा, मेरे हिसाब से कुछ और। इसीलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देने पर वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो कहां जाता है, तो बोलना है इन्फिनिटी पर। या फिर आप बोल सकते हैं इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर कि बता नहीं सकते हैं कितना दूर। आई होप आपको पूरा ये प्रोसेस समझ में आया होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आया होगा डेफिनेशन का, कि हर एक वर्ड क्यों यूज किया गया। ऐसे ही कोई वर्ड यूज नहीं कर दिया जाता है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आपको आज समझ में आ रहा हो कि इनऑर्गेनिक कितना लॉजिकल है। अच्छा, अब इसमें दूसरा सवाल एक और पूछ लिया जाता है बहुत बार कि ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस आयनाइजेशन एनर्जी का जो पूरा प्रोसेस है, जो चीज ये पता करना चाहता है, क्या पता करना चाहता है? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इंडो है कि एक्सोथर्मिक है? तो आप बोलोगे इट इज एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि अपन एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम एनर्जी नहीं दे रहा है, इसीलिए एंडोथर्मिक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखें। मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसका एटम M है, और यहाँ G लिखना जरूरी है। G के जगह अगर S होगा या L होगा या AQ होगा, इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहोगे, जो कि यहाँ पर G है। तो G है और एक ही एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम होना भी जरूरी है, सिंगल एटम हो या फिर आयन, सिंगल आयन हो, ठीक है।
अब आप इसको ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एटम होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये सिंगल एटम को जो तुमने एनर्जी दिया है उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पर जो तुमने एनर्जी दिया उस एनर्जी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल दे दिया, Na+ तुमने आयनाइजेशन एनर्जी का जितना उसको एनर्जी दे दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं क्या? तो बोलना है यस। लेकिन अगर मान लो हम इसी क्वेश्चन में बोलते हैं इस Na को तुमने एक एनर्जी दिया और देने पर ये डायरेक्ट 3+3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा, तो अब बताओ क्या इस एनर्जी को तुम आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे? क्या इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं अपन? तो बोलना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इवन दो यहाँ पर गैसेस क्यों ना लिखा हुआ हो, वो मतलब नहीं है, गैस भी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भी निकल रहा है, लेकिन एक और कंडीशन है, एटम तो एक होना ही चाहिए, लेकिन एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक बार में ऐसा नहीं कि सबका सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 by 1। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, किस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसका भी एम एक ही है। क्या एम है? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसका वैल्यूज अलग आएगा, इसका यूनिट अलग होगा, लेकिन मकसद क्या है, क्या निकालना है? इसका मकसद है ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना किसी एलिमेंट के एटम के लिए। अब इसका निकालने का तरीका अलग है। यहां पर क्या किया जाता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है, यहां पर लो प्रेशर पे गैसेस को रख दिया जाता है, और गैसेस के एटम्स के बीच में काफी दूरी तो होता ही, आप सभी को पता है, काफी दूरी होता है गैसेस के एटम्स के बीच में। क्यों? क्योंकि दूरी सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज ही उसी स्टेट में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आइसोलेशन के स्टेट में तो है। हाँ, एग्जैक्ट आइसोलेशन अपन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लगभग आइसोलेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? बैटरी। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इस प्लेट पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इस प्लेट पे चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये है पूरा डिस्चार्ज ट्यूब, और ये क्या कहलाता है? ये है इवैक्यूएटिंग पंप। ठीक है, ये है इवैक्यूएटिंग पंप, जो कि यहां पर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है बाय रिलीजिंग एयर। ठीक, अब हुआ क्या? ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को अपन एनोड कहते हैं, नेगेटिव प्लेट को अपन कैथोड कहते हैं, और इस एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस इलेक्ट्रॉन को किस तरफ खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा थ्रू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ ए अट्रैक्शन को नहीं डिनोट कर रहा है, ये ए डिनोट कर रहा है कि एनोड के द्वारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? एनोड की तरफ लग रहा है। वही कैथोड के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? एनोड के ही तरफ लगेगा। कारण क्या है? कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब दोनों फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सकता है। हम ये नहीं बोल रहे निकलेगा ही निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा उसको निकालने के लिए। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा थ्रू फोर्स, वो फोर्स लगा करके। तो वो मिनिमम एनर्जी कितना दिया जाए, वो मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए, वो डिपेंड करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। मान लीजिए किसी एलिमेंट के एटम से निकालने में 10 वोल्ट लगा इलेक्ट्रॉन को, तो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हो सकता है 15 वोल्ट लगे, किसी तीसरे एलिमेंट के एटम से निकालने में हो सकता है 20 वोल्ट लगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट आ रहा है, इसका 20 वोल्ट आ रहा है, इसका 30 वोल्ट आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना प्रोवाइड करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि एक बात बताओ कि किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, किससे, कौन सा एलिमेंट का एटम
का ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ईज मतलब बड़े आसानी से निकाल दे, तो आप बोलना ए देन बी देन सी। ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए देन बी देन सी। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और यही अगर हम आईपी का ऑर्डर पूछेंगे तो, आईपी का ऑर्डर अगर हम पूछेंगे तो, अगर मान लो कहीं पर ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आईपी का ऑर्डर पूछे तो देखो आईपी का ऑर्डर ये आ जाएगा, है कि नहीं। जिसका ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका आईपी का वैल्यू कम, मतलब यहां पर भी आईपी का वैल्यू ज्यादा होगा, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। बड़े डिफिकल्टी से वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लगता है आपको कि डेफिनेशन सेम होना चाहिए, ये भी एक तरीका का एनर्जी ही है। सेम डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू इंफिनिटी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन आपको सेम लग रहा है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी में बस छोटा सा एक डिफरेंस है कि आप आयनाइजेशन एनर्जी को सिर्फ 0 केल्विन पे ही नाप सकते हैं, लेकिन आयनाइजेशन इंथैल्पी को आप एट एनी टेम्परेचर पता कर सकते हैं। एट एनी टेम्परेचर टी पे आप निकाल सकते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू। है दोनों ही एनर्जी, बार बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर 0 केल्विन। हाँ, फिर वही बात, ऑर्डर सेम आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज क्यों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस को लिंक कौन करता है, ये रिलेशन, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू आई ई प्लस 5/2 RT। ये आई ई आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन। अब R का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, 8.314 ले सकते हो अगर जूल पर केल्विन में आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अब सवाल उठता है सर हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं प्रैक्टिकली, क्या आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो प्रैक्टिकल के थ्रू निकालते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालते हैं, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी फर्दर कैलकुलेट किया जाता है बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि 0 केल्विन पे पहुंचना प्रैक्टिकली बड़ा इम्पॉसिबल सा है। हाँ, आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी, हमेशा ही ज्यादा आएगा, कारण आप हमेशा उससे ज्यादा टेम्परेचर पे देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ ना कुछ पार्ट तो ऐड हो ही रहा है, तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आयनाइजेशन इंथैल्पी का ज्यादा होगा, लेकिन ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। आओ, अब ये भी क्या बताने की काम करता है, ये भी वही बात बताने का काम करता है, दैट इज ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी वही चीज बताता है, मतलब अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी, ईज ऑफ रिमूवल घटेगा, कारण वही तो है, निकालने में जितना एनर्जी लगे, ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब उस टेम्परेचर पे ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कम होगा। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। ऑर्डर क्यों सबका सेम आ रहा है, तुम ध्यान से देखो, यहां पर भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इससे पहले अगर अपन बात करें, इससे पहले भी आपने देखा होगा, अगर हम इससे पहले का बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब इन तीनों का एम एक ही है,
तो अगर तीनों का एम एक ही है, वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, तरीका निकालने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो ऑर्डर का आएगा, किसका ज्यादा किसका कम, वो हमेशा सेम ही आएगा। तो इसीलिए जब सवाल आयनाइजेशन एनर्जी का देता है तो भी आप ऑर्डर वही बनाते हो, पोटेंशियल का देता है तो भी आप ऑर्डर वही बनाते हो, और अगर एनर्जी का देता है तो भी ऑर्डर आप वही बनाते हो। तो ऑर्डर क्यों सेम बनाते हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली में इन तीनों के बीच में एक मेजर डिफरेंसेस है डेफिनेशंस का। ठीक है, आई होप इन सारे डेफिनेशंस को आप क्लियर कर लिए होंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लो किसी एक एलिमेंट का एटम है, उस एलिमेंट के एटम से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर तुम्हारा मन किया नहीं हम एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फिर तुम्हारा मन किया नहीं हम और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये जो एक एक करके जो तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, इस तीनों केसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा होगा, और इस तीनों केसेस में हर एक एनर्जी को तुम आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो। हाँ, वो बात अलग है, फर्स्ट कोई और होगा, सेकंड कोई और होगा, थर्ड कोई और होगा, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा हो, अगर वो आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकल रहा हो, अगर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल रहा हो, अगर वो सिंगल एटम या फिर सिंगल आयन से निकल रहा हो, तो नाम सबका आयनाइजेशन एनर्जी होगा। हाँ, बस नंबर बदल जाएगा, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। तो ये जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी, आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, ये एक एलिमेंट का एटम है, इसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो जो एनर्जी लगेगा वो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगा। फिर तुमने उस M+ में से फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो जो एनर्जी लगेगा, देना पड़ रहा है, वो भी आयनाइजेशन एनर्जी को, इसको भी आयनाइजेशन एनर्जी ही बोलेंगे। फिर निकाला वो भी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, फिर निकाला वो भी आयनाइजेशन एनर्जी ही कहलाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये नाम नंबरिंग दे दिया गया ताकि आप बता सके कि कितना कौन सा स्टेज में है वो। जैसे फर्स्ट में है तो आप न्यूट्रल एटम से निकाल रहे हैं, सेकेंड में है तो एक यूनिपॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं, थर्ड में है तो आप डाई पॉजिटिव से निकाल रहे हैं। तो अगर कहीं पर IE4 बोल रहा होगा तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो, एक कम कर दो। अगर तुमसे पूछेगा कोई कि IE4 का एक इक्वेशन बताओ कि किस तरीका से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, किससे निकल रहा होगा और क्या बना रहा होगा, तो IE4 जैसे ही लिखा तो उसमें से एक माइनस कर देना, IE3 मतलब मान लो M3+ से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एक आयनाइजेशन एनर्जी दे करके, तो क्या बनेगा पता है? M4+। तुम आसानी से इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको ये बेसिक फंडा क्लियर होगा तो। और याद रखना हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तुम डायरेक्ट 3 पे नहीं पहुंच सकते हो। सक्सेसिव का मतलब ही होता है एक के बाद एक, और मैंने पहले ही कह दिया आप इलेक्ट्रॉन को एक एक करके ही निकाल सकते हो, एक साथ में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। अगर तुम निकाल दिए तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा। हाँ, उसको आप कह सकते हो इट मे बी द सम ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये कह सकते हो, लेकिन उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कह सकते हो। तो अगर हम पूछे किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा एनर्जी IE4 में देना पड़ेगा, देन IE3, देन IE2, देन IE1। अब कारण क्या है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देने का? कारण ये है कि अब तुम यहां पर देखो, इस पे कितना पॉजिटिव आ गया 3, इस पे कितना था 2, इस पे कितना था +1, और इसमें कुछ भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस एटम पे कोई चार्ज था ही नहीं पॉजिटिव, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं, तो आसानी से निकल गया, इसीलिए इसका एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इस दूसरे वाले से निकालना डिफिकल्ट, क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव। अब तुम नेगेटिव को निकालने चाहोगे तो पॉजिटिव तो चिल्लाएगा, भाई क्यों लेकर के जा रहे हो तुम उसे? क्योंकि पॉजिटिव को क्या पसंद है? पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। और किसी का पसंदीदा चीज को तुम उठा करके लेकर के जाओगे तो वो तो चिल्लाएगा।
अब इस पे 2+ आ गया, मतलब अब उसका पावर बढ़ गया, वो तुमको और नहीं ले जाने देगा, लेकिन तुम अगर ले जाना चाहते हो तो तुमको एनर्जी को और बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए IE3 का आयनाइजेशन एनर्जी IE2 से भी ज्यादा हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर IE4 का आयनाइजेशन एनर्जी IE3 से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप और आगे जाते हो और इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, जो IE5 होगा उसका एनर्जी तो IE4 से भी ज्यादा होगा। और इन सारे आयोनाइजेशन एनर्जीज को कलेक्टिवली अपन क्या कह सकते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कब लगाते हैं, किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते। इस इक्वेशन से एक भ्रम और टूट गया होगा कि अगर हम इसको भी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं तो याद रखिएगा, सिर्फ ये बात आप मत समझना कि एटम से ही जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस समय जो एनर्जी दे रहे हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। नहीं बेटा, आयन से भी निकल रहा होगा तो भी वो आयनाइजेशन एनर्जी भी कहलाएगा, बस वो आयन सिंगल होना चाहिए, वो आयन अकेला होना चाहिए, वो आयन आइसोलेटेड होना चाहिए। तो आइए एक सवाल देखते हैं इस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर देखो, जब भी इस तरीका से सक्सेसिव नीचे लिखा हुआ है सक्सेसिव आयनाइजेशन का एनर्जी का क्वेश्चन बन जाता है, तो एक तो मैं तुम्हें इक्वेशन पुट करना सिखा दिया ताकि आपको ये पता चल जाए M3+ है मतलब 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। और अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप इसमें बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार n और n-1 में सब में ही n और n-1 है, तो इधर उधर देखते देखते एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है गलती होने का चांसेस बढ़ जाए। जब भी इस तरीका का सवाल आए तो हमेशा n के जगह तुम अपने मन से जो तुम्हारी इच्छा करे वो तुम वैल्यू ले लो। मान लो अगर n का वैल्यू तुमको 4 लेने का मन कर रहा है, ले लो। अगर n का वैल्यू 4 ले लिया तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, IE4 ग्रेटर देन IE3। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, IE4 लेस देन IE3। तीसरा इक्वेशन क्या बन गया, IE4 इज इक्वल्स टू IE3। और अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो आपको पता है सक्सेसिव हमेशा ज्यादा होगा प्रीवियस वाले से, तो हमेशा 4 विल बी ग्रेटर देन 3, IE4 विल बी ग्रेटर देन IE3। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बड़ा आसानी से बना दिया, ऐसे देखने में डर लग रहा होगा कि ये n उनके आ गया है ना। एक और सवाल, अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं आपको। अब वो पॉइंट क्या है कि जब भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आए वो हमेशा रिलेटेड एक ही एटम से होगा, तभी आप उसको सक्सेसिव कह सकते हो। जब एक ही एटम से आप एक एक करके बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा सोडियम से एक निकालो मैग्नीशियम से दूसरा निकाल रहे हो, कभी भी ऐसा सवाल नहीं आ सकता। अगर आ रहा है इसका मतलब वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल नहीं है। अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल है तो बच्चे कहाँ फंसते हैं, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो एक जाल है, वो एक ऐसा जाल है जिसमें तुम एक बार ट्रैप हो गए निकल नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर तुम इसको देखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो तुम हो सकता है कि तुम फंस जाओ। आओ दिखाई कैसे फंस सकते हो। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 और Na2+ का निकालोगे तो 1s2 2s2 2p5। ऐसे सोचोगे और जैसे ही तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तुम उसके जाल में फंस गए, और जैसे ही जाल में फंसे तुम क्या बना दोगे, Na+ का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन Na2+, देन Na। और जैसे ही तुमने ये बनाया, तुम ये कैसे सोच करके बनाए होंगे कि सर ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो नोबल गैस से निकालना है, तो भाई सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो Na+ का होगा। और जैसे ही तुमने ये इक्वेशन लिखा तुमको मिलेगा अवार्ड, क्या चीज का, -1 का। यही है इनऑर्गेनिक। तो याद रखिएगा कभी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये सारे एलिमेंट सेम है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस सिर्फ चार्ज का है। किसी में कुछ नहीं, किसी में 1+ है, किसी में 2+ है, किसी में 3+ है, सिर्फ चार्जेस का डिफरेंसेस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल है। और अगर ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल है तो मैं आज आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि कभी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल आए, नेवर राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन थिंक। कभी भी ऐसा मत करना, क्या पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर सोच रहे हो। हमेशा ये देखना सक्सेसिव किसका सबसे ज्यादा चार्ज है, जिसका सबसे ज्यादा चार्ज उसी का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो वही सबसे आगे वाला सक्सेसिव में होगा।
आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू। तो Na2+ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट देन Na+, देन Na। डोंट गेट ट्रैप्ड, नेवर गेट ट्रैप्ड इन अ क्वेश्चन लाइक दिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाते और गलतियां करते हैं, मैं करते हुए देखा हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। होगा क्या, आप वहाँ प्रैक्टिकल तो करोगे नहीं और एनर्जी का वैल्यू निकालोगे नहीं, लेकिन सवाल तो आएंगे ऑर्डर में सजाने के, तो कैसे सजाओगे। तो आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए कि किस फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो जो आपके पास पहला फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताने का काम करता है, ये बताता है नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटम। अब ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका देखेंगे अपन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखेंगे, ओ का देखेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखेंगे। कारण क्या है, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही अपन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखें n का वैल्यू, तो मान लीजिए किसी का n का वैल्यू 1 आ रहा है, किसी का n का वैल्यू 2 आ रहा है, किसी का n का वैल्यू 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये नंबर ऑफ सेल्स को ही बता रहा है कि उसका नंबर क्या है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर ही 1 है, मतलब एक ही ऑर्बिट बन रहा होगा, और कोई ऑर्बिट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई और ऑर्बिट बनाने की कतई जरूरत नहीं है। अगर n बराबर 2 है, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर 2 है, इसका मतलब पहले भी कोई ना कोई ऑर्बिट होगा। अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्या है, अंदर में और भी 2 ऑर्बिट्स होंगे। तो देख रहे हो n का वैल्यू बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा, कम देना पड़ेगा एनर्जी, कम में काम निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन उतना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट जेड इफेक्टिव। ये जो फैक्टर है ये ज्यादातर कारगर तब होता है जब आप पीरियड्स के क्वेश्चन से रहते हैं, पीरियड में से एलिमेंट उठा करके दे दिया, जब n का वैल्यू सेम आ जाए तब ये कारगर होता है। तो z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, z इफेक्टिव कब बढ़ेगा, पहले ये समझो, जब z का वैल्यू बढ़ेगा तब z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, और z इफेक्टिव का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, और अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, तो वो इलेक्ट्रॉन को और जोर से पकड़ेगा, और अगर वो और जोर से पकड़ेगा तो हमको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। तो अगर Z बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब Z इफेक्टिव कुछ इस तरीका से काम करता है। तीसरा स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको स्लैटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं या शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव का वैल्यू घट रहा होगा। कारण क्या है, क्योंकि Z इफेक्टिव का वैल्यू Z माइनस सिग्मा होता है, Z तो एक एटम का फिक्स है, सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है, सिग्मा का वैल्यू अगर बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है Z फिक्स्ड हो और ऐसा भी हो सकता है Z फिक्स ना हो, ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव घटेगा, Z इफेक्टिव घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डेली लाइफ से जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। डेली लाइफ से आप ऐसा जोड़ सकते हो कि आपकी जो मदर है वो शील्ड प्रोवाइड करती है आपको, आपके पिताजी से हमेशा बचाती है। क्यों, क्योंकि जब भी आप बदमाशी करके आते हो तो क्या करते हो, मम्मी को सबसे पहले जा करके बताते हो कि अरे यार आज में से ये हो गया, अगर पापा को पता चलेगा तो आज हमारी कुटाई होगी। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी बचाने की कोशिश करेगी आपको।
अब मम्मी का पावर ज्यादा है कि नहीं है, मम्मी डोमिनेटिंग है कि नहीं है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सिग्मा पे डिपेंड करेगा। अगर मम्मी का पावर ज्यादा है तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा और शील्ड वो अच्छा प्रोवाइड करेगी, और अगर वो अच्छा से शील्ड प्रोवाइड कर दी तो वहां से तुमको वो निकाल देगी। जैसे ही तुम कुटाने वाले रहोगे मम्मी बीच में आ जाएगी और तुमको बोलेगी अरे बेटा जाओ 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 यहां से निकलो यहां से, और जैसे ही तुमको साइड से निकालेगी तुम वहां से भाग जाओगे और तुम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला था उससे बच जाओगे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तुम्हारे पिताजी लगाने वाले थे वो अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो तुम्हारे पिताजी लगाने वाले थे तुम पे, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला था तुम पे वो क्यों, वहां से तुम क्यों बच करके निकल गए, क्योंकि वहां पर बीच में कौन आ गए, मम्मी। अगर मम्मी डोमिनेटिंग है, मम्मी का शील्डिंग पावर स्ट्रांग है तो तुमको बचा देगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो बहुत कम एनर्जी में तुम वहां से निकल जाओगे, और इसीलिए वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाता है, घट जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों फैक्टर। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं किसको कब लगाना, खाली अब डिपेंडेंसी देखिए। नेक्स्ट कुछ और फैक्टर्स, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, किस पे, ऑन इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, बाय न्यूक्लियस। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा ये कौन सा सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर एस सबशेल में है तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि पेनिट्रेशन पावर अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस भी ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये भी एक कारण बनता है कि आप बहुत जगह पर पढ़ते होगे बेटा किताबों में, अगर एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तो ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन ग्रुप 3 होता है। अब बोलोगे सर ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, कारण है। कारण क्या है कि ग्रुप 2 जो है उसमें कहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहे हैं, और ग्रुप 13 सॉरी नॉट 3, ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, पी सबशेल में जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम बताओ एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा कि पी का, एस का ज्यादा, तो एस का ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा कि कम, ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, इसीलिए ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है ग्रुप 3 से। आप इसको और एक तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो एक कारण ये भी है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप आज के बाद से रटना मना है, ये हमारा मुहिम है, तो ये मत बोलना ग्रुप 2 का ज्यादा होता है, क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए, तब आपको याद करने में आसानी पड़ेगी। नेक्स्ट, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल। अब इस हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल का क्या कहानी है, हाफ फिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल एंड फुलफिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स। तो अगर हम पूछेंगे इनकम्प्लीट सबशेल या हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड में ऑर्डर बताइए, तो सबसे कम स्टेबल होता है इनकम्प्लीट, उससे ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड सबशेल, और उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है फुलफिल्ड सबशेल। मतलब जो ज्यादा स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल। अरे कहीं लड़ाई होगा वहां से निकालना ज्यादा आसान है कि जो ज्यादा स्टेबल है शांति से, भैया उसको डिस्टर्ब करना बड़ा मुश्किल। जो संतोषी है उसको क्या डिस्टर्ब करोगे, बोलोगे हम ब्राइब देंगे, हम थोड़ा सा घूस देंगे, नहीं लेगा यार, उसको खुश है। तो जो फुलफिल्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन हाफ फिल्ड, देन इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो फुलफिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं एफ एफ, समझ जाना, फिर IEHF, देन IE इनकम्प्लीट। अब ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 वाला था इसको आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्रुप 2 हाफ फील्ड सॉरी फुल फील्ड और ग्रुप 13 इनकम्प्लीटली फील्ड सबशेल है।
तो अब बताइए किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसको अलग पेन से मैं मार्क कर देता हूं, बॉक्स बना देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या कठिनाइयां ना हो। अब बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुलफिल्ड इज ग्रेटर देन हाफ फिल्ड और उससे भी कम इनकम्प्लीट। और यहाँ तो ये फुलफिल्ड और ये इनकम्प्लीट है। अब बताओ किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो आपको आप देख रहे हो ये एक्सेप्शन जो था, लोग ज्यादातर एक्सेप्शन समझते हैं। कारण और समझने इसको आप दो तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हो, पेनिट्रेशन पावर के थ्रू भी और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबशेल के कंसेप्ट के थ्रू भी। अब और एक बात, और एक महत्वपूर्ण बात, तो खाली क्या यहां पर अब ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में तुम एक और चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्रुप 15 का ज्यादा होता है ग्रुप 16 के आयनाइजेशन एनर्जी से। कारण ये क्या है, हाफ फील्ड, और ये क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो अगर ये इनकम्प्लीटली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो इनकम्प्लीटली फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम, और हाफ फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसी कारण ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है चार्ज। अब चार्ज पे भी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। अब इसमें दो तरीके के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा, कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। कारण क्या, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, निकालना इलेक्ट्रॉन को है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का दुश्मन है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आइए अपन स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीका से अपन किस फैक्टर का कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कौन सा फैक्टर लगाना है, बाद में कौन सा फैक्टर लगाना। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1, दैट इज चार्ज। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप चार्ज को अप्लाई करिए, चार्ज का कॉन्सेप्ट को लगाइए, और उसके बाद अगर मान लीजिए चार्ज से भी काम ना चले, सबका सब न्यूट्रल हो जाए, या सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर में सेम चार्ज आ जाए, तब आप किसको देखोगे, तब आप स्टेप 2 में जाओगे। स्टेप 2 क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आयनाइजेशन एनर्जी पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो तो अभी अपने देख ही लिया है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो जाए। अब आप बोलोगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे सेम हो सकता है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो n है, ये वैल्यू है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम हो सकता है, वो कब होगा इसका भी हम शॉर्टकट बता देते हैं आपको, कि अगर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है क्वेश्चन में, अगर वो सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हो जाए तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इस फैक्टर के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आप क्या देखोगे, z इफेक्टिव को देखोगे कि z इफेक्टिव ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा होगा z इफेक्टिव तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, z इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा। मान लीजिए कि z इफेक्टिव से भी मेरा काम नहीं चला, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 4 जो है ना, जब भी z इफेक्टिव लगा रहे होगे आप, उसके बाद आप स्टेप 4 जो है वो लगाना ही लगाना है। स्टेप 4 ऐसा नहीं है कि z इफेक्टिव से काम चल गया और स्टेप 4 लगाएंगे ही नहीं। z इफेक्टिव से काम चल रहा होगा तो भी आपको स्टेप 4 लगाना ही है। हर क्वेश्चन में जब भी आप z इफेक्टिव तक पहुंच जाए, मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से काम हो गया तो आप ये दोनों नहीं देखेंगे, चार्ज से हो गया तो आप ये तीनों नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपका पहला से भी काम नहीं हुआ, दूसरा से भी काम नहीं हुआ, और आप तीसरा से काम चला रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप चौथा भी अप्लाई करेंगे। रिमेंबर, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपन कुछ डेटा के ऊपर बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का। अब ये डेटा अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल ग्रुप्स के बेसिस पे आता है, और ग्रुप्स में जो ऑर्डर होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नीचे जाने पर घटे ही घटे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कहां पर किस तरीका का चेंजेस होगा, आइए अपन इसको इस डायग्रामेटिक फॉर्म में थोड़ा सा याद करते हैं, तो चीजें याद रखना बड़ा आसान हो जाता है अपने को। अब बोलोगे क्या सर, अब आपको हमको तो डर लग रहा है इन सारे वैल्यूज को देख करके कि अरे सर ये सारे वैल्यूज को हमको याद करना पड़ेगा। अरे बेटा डरने की कोई बात नहीं है,
अपने को सारे वैल्यूज याद नहीं करने हैं, अपने को बस पैटर्न याद रखना है। कुछ ड्राइंग मैं यहाँ पर करूंगा, वो ड्राइंग आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए, और ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो बाकी सब चीज तो हम डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके दिमाग में डाल ही देंगे और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। अब बोलोगे सर आप तो फिर रटवाने वाला बात कर रहे हैं। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं उसका हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं। तो जनरली आप ग्रुप में जब भी आप नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घट ही रहा है। क्यों घटेगा? जब भी आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका एन का वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं आपका पीरियड लगातार चेंज हो रहा होता है और पीरियड का संख्या बढ़ रहा होता है, पीरियड नंबर बढ़ रहा होता है। पीरियड नंबर बढ़ रहा होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता हुआ नजर आता है। किसका? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, और अगर दूरी बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा, लेकिन आपको कई जगहों पर चेंजेस देखने को मिल सकता है। आइए बात करें यहां पर पहला ग्रुप में, ये नीचे जब सीजियम तक तो घट रहा है, लेकिन याद रखिएगा फ्रांसियम का सीजियम से भी ज्यादा होता है, रेडियम का बीए से ज्यादा होता है, इसीलिए बीए सबसे नीचे आएगा, सीजियम सबसे नीचे आएगा। तो ये पहला दो डायग्राम है जो आपको दिमाग में फिट रखना है। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, जो रट्टा मारेगा वो जाएगा, तो खाली एक ही बात को रट लिया ट्रेंड को कि नीचे जा रहे हैं घट रहा है, इधर जा रहे बढ़ रहा है, वो -1 लेकर के आने वाला एग्जाम में, उस ट्रेंड को आप भूल जाइए। अब आगे बात करते हैं और कहां। अभी हमने एक जगह पे देखा था जब अपन फैक्टर पढ़ रहे थे कि ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। अब ग्रुप 2 का 13 से ज्यादा होता है, अब ये बात तो आपको दिमाग में फिट है, तो आपको कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट मिलेगा तो आप क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे, फिर फंसेंगे। इसीलिए मैंने इस डायग्राम को आपके सामने रखा है ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाए। अब बच्चा ये तो रट लिया, किताबों में दे रखा है, रट लिया, फिर -1 आ जाएगा बेटा, तो आपको थोड़ा सा और इसको अच्छा से याद रखना पड़ेगा। सॉरी। अगर अपन यहां देखें तो ग्रुप 2 का 13 से ज्यादा है, लेकिन कहां तक? तो याद रखिएगा कैल्शियम तक, कैल्शियम तक। और आपने एक और चीज पढ़ा था, ग्रुप 15 का ज्यादा होता है ग्रुप 16 से, कहां तक? एएस तक, मतलब इसी लाइन में देखना, यहां से यहां तक, ग्रुप 2 से 1 2 3, ठीक है, इस चीज को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन नीचे ये फॉलो नहीं करता है। अगर अपन बात करें यहां पर, तो यहां पर भी वही कहानी है, ज्यादा है, ये क्या है? कम, यहां तक। इसके बाद ये फॉलो नहीं करता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है नीचे जाते जाते कि जो आर का फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जा रहा है, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ने के जगह घट जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपसे कोई कारण पूछेगा तो बोलना यहाँ आर डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, यहाँ आर, ये यहाँ आर डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, आर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और आई घट जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके कारण। क्या इसमें और भी कुछ है गड़बड़ी? हाँ है गड़बड़ी। एक है गड़बड़ी ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में होना क्या चाहिए था? नीचे जाते वक्त घटना चाहिए था। इसका मतलब होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? देखो हम बेटा ऐसा व्हाट्सएप वाला भाषा में क्यों लिखते पता है? याद रखना बड़ा आसान है, इसीलिए नोट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि आप बार बार कॉपी को खोल करके पढ़े ना तो बोर ना हो, कॉपी खोल के नींद ना आ जाए, आप सो ना जाओ, समझे? आपको नींद नहीं आना चाहिए। कॉपी खोलने के बाद मेरा जब नोट्स आप खोलो तो आपको बड़ा मजा आना चाहिए, यार आज तो बहुत कुछ सीख लिया अपन। तो आइए अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। होना चाहिए था कि नीचे जाते वो घटना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? होता कुछ और है।
होता क्या है, गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, और बोरोन के बाद कौन आता है, टीएल। बस ये डायग्राम को दिमाग में रखना। तो ये डायग्राम को हम यहां देखेंगे कैसे, टीएल को उठा के यहां ले जाओ, एल को उठा करके यहां पर ले जाओ। बस ये डायग्राम दिमाग में रखना। देखो ये पिक्चर फॉर्म में बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बना करके सामने दीवार पे चिपका देना और डेली सुबह उठ के दर्शन करना, जैसे भगवान का करते हो बेटा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे और ये तुम्हें नीट में 4 मार्क्स देगा। तो इसका दर्शन जरूर करते रहना। इस डायग्राम को अलग अलग पेन से बनाना थोड़ा। अब बोलो सर ऐसा क्यों हुआ, टीएल एक बैग उठ करके क्यों चला गया और एल्युमिनियम गैलियम के नीचे कैसे आ गया। एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो कारण ये है कि पहला टीएल वाला कारण बता रहे हैं कि टीएल उठ करके यहां पर कैसे पहुंच गया। टीएल उठ करके यहां पर इसलिए पहुंच गया ड्यू टू एफ कॉन्ट्रैक्शन। अब बोलो सर एफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप अभी हमने पढ़ा था कि जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा। मैंने बताया था ना, मम्मी डोमिनेटिंग है तो बचा लेगी और मम्मी कमजोर है तो नहीं बचा पाएगी। तो अगर एस शेल का बात करें तो उसका सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, देन पी, देन डी, देन एफ। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ का, और उससे थोड़ा कम पुअर किसका होता है, डी का। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, और इस दोनों में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, एस प्रोवाइड करता है। तो यहां पर क्या होता है कि एफ सबशेल आ जाता है आगे में शील्ड करने के लिए। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये 6th पीरियड का एलिमेंट है और 6th पीरियड में लेंथेनाइड का एंट्री हो जाता है। लेंथेनाइड आ चुका होता है, एफ सबशेल स्टार्ट हो जाता है भरना, उसके बाद फिर डी आता है, फिर आता है टीएल। तब अब बताओ टीएल का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको शील्डिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ सबशेल। बीच में एफ सबशेल आ गया और तुम्हें पता है कि उस एफ सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत पुअर। बचा पाएगा न्यूक्लियस के प्रभाव से, नहीं बचा पाएगा, वो उसको पकड़ के खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तुम उसको आसानी से नहीं निकाल पाओगे, और तुम अगर उसे को आसानी से नहीं निकाल पाओगे तो तुमको एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां पर टीएल क्यों आ गया सेकंड नंबर में, उसके पीछे कारण क्या है, एफ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम वही पूछे एल्युमिनियम का गैलियम से कम क्यों हो गया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा क्यों हो गया, तो उसके पीछे कारण है डी कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना, गैलियम से आगे डी सबशेल आ जाता है जो कि शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। वहीं एल्युमिनियम के आगे कौन रहता है, एस, क्योंकि एल्युमिनियम के आगे डी ब्लॉक चालू नहीं होता है। डी ब्लॉक का शुरुआत कहां से होता है, 21 से लेके 30, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 31। तो इसके आगे जो शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, डी सबशेल कर रहा है। डी सबशेल कर रहा है तो उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, और अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो नहीं बचा पाएगा उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ के रखने का काम करेगा, आसानी से निकलने नहीं देगा। तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा हमको। तो यहां पर गैलियम का क्यों ज्यादा हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पॉइंट, ये एफ कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव कहां तक रहेगा सर, ये पी ब्लॉक में। तो इस पी ब्लॉक में एफ कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव 14 तक रहेगा, और इस डी कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव कहां तक रहेगा, डी कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव सिर्फ ग्रुप 13 तक रहेगा। 14 में वो उतना असर नहीं दिखा पाता है। अब बोलोगे सर ये असर क्यों नहीं दिखा पाता है, अब तुम बताओ यार, एफ चालू हुआ लेंथेनाइड में और तुम पहुंच गए टीएल में, पूरा एफ ब्लॉक में तो दिखाया ही, फिर डी में भी दिखाया, बेचारा पी में कहां तक दिखा पाएगा। आ रही है बात समझ में, हाँ पुअर था तो एफ में भी चला, डी में भी चला, पी में कुछ दूर तक गया। तो पी में कहां कहां देखने को मिलता है, एक 13 और दूसरा 14, इसीलिए ये दोनों को याद रखना जरूरी है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया क्यों टीएल ऊपर आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लो बेटा ये एक्सेप्शन है, ये ऑर्डर याद कर लेना। कारण कोई पूछेगा आप बता सकते हो बड़े आसानी से। तो होना चाहिए था ये, होता क्या है, होता है बोरोन, देन टीएल, देन जीए, देन एल, देन आईएन। और अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा अगर मान लो तुमको याद नहीं रहता तो इसका भी ट्रिक समझा देते हैं। मान लो ये तुमको भूल गए एग्जाम हॉल में, तो इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, बालक
तिलक, गंगा, अली इंडिया में थे। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका हो गया आपको याद रखने का। तो ग्रुप 13 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 14 में क्या करना, 14 में बस पीबी को ऊपर लेके जाना है, एसएन को नीचे लाना, बस इतनी सी बातें याद रखनी है आयनाइजेशन एनर्जी में। बाकी सारे ग्रुप्स में नीचे जाएंगे घटेगा, क्यों? क्योंकि एन बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब अपन कुछ सवाल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आपको फैक्टर्स पता है, आपको स्टेप्स पता है, आप बड़े आसानी से इस सवाल को निकाल के ले जाओगे। तो अब पहले यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या लगाएंगे, चार्ज। क्या चार्ज का यहाँ पर कंसेप्ट लग पाएगा? बोलना नहीं। तो तुम बोलोगे सर चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब सब पे चार्ज क्या है, 0 है। इसका मतलब सब पे चार्ज 0, ऐसे समझेंगे। अब बोलोगे सब पे चार्ज 0, तो स्टेप 1 नहीं लगेगा, स्टेप 2 लगाओ। ध्यान से देखो बेटा, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे एक ही पीरियड के हैं, और जो कि ये सारे एक ही पीरियड के हैं, तो इन सभी के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब स्टेप 2 भी फ्लॉप हो गया। स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 क्या लगाना है, Z इफेक्टिव लगाना है। लेकिन मैंने एक बात कहा था, याद करो कि जब भी Z इफेक्टिव लगाओगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड को भूल मत जाना। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले एलिमेंट जहां भी नजर आए सबसे पहले उसको सर्कल करना। तो यहाँ पर एक है फुल फील्ड, यहाँ पर है एक हाफ फील्ड। यहाँ फुल फील्ड सबशेल है ना इसका, और यहाँ पर हाफ फील्ड सबशेल है पी वाला नाइट्रोजन के लिए। तो पहले उसको सर्कल कर लेना और फिर सजाना। तुमको क्या पता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, Z का वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये तो 10 हो गया। अब बोलोगे सर ये भी तो फुल फील्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए। कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं होती है यहाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे तुमको पता है Z बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा बोरोन फंस गए ना। बोरोन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बोरोन आएगा, यहाँ पर बेरिलियम आएगा, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियन। अब बोलो सर नियन का अपने आगे वाले से ज्यादा होना चाहिए। अब तुम ही बताओ, नियन का अपने आगे वाला से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नियन के आगे कोई है क्या? नहीं है। इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट अबाउट IE, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ध्यान से देखो, गौर से देखो। ग्रुप 2, ग्रुप 13 फुलफिल्ड सबशेल, ग्रुप 13 इनकम्प्लीट। पता है इसका ज्यादा होगा, यस ये सही ऑप्शन है। SIP ये हो गया 14, ये हो गया 15, एक ही पीरियड का है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगेगा नहीं, चार्ज लगेगा नहीं। Z इफेक्टिव देख लो तो, और ऊपर से ये हाफ फील्ड भी है, तो इसी का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर आओ, सबसे पहला स्टेप क्या लगाना, चार्ज। उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो चार्ज में यहां पर देख लो, चार्ज पे क्या है, O के ऊपर में पॉजिटिव। और तुमको पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। क्यों? पॉजिटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो यहाँ पर O के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर O प्लस का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सही, सारा सही, डी भी सही क्योंकि ऊपर वाला भी सारा सही है। तो ये हमको तो मानना एक ही है क्योंकि 1 करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव।
आइए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से जब भी सवाल बनेंगे हमेशा ग्रुप वाइज में बनेंगे, कभी भी पीरियड वाइज में सवाल नहीं पूछा जाता है। कारण यह है कि अगर आप उनके पीरियड्स में देखेंगे बहुत ही रैंडम तरीका से उनका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर बहुत अच्छा से वहां पर रोल प्ले नहीं कर पाता है। दूसरी बात, अगर आया भी तो 3D वाला आएगा, जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ लेंगे उसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि बाकी सारे सीरीज चाहे 4D हो चाहे 5D सीरीज हो वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग को थोड़ा सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, समय कम है, स्कोर ज्यादा करना है, तो चीजों जो भी हमारे सिलेबस में उसको बढ़िया से पढ़ना है। तो यह है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। यहां पर क्या लिखे हुए हैं, यह है ग्रुप का नंबर, यहां पर क्या लिखे हुए हैं, यह है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक। अब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक में होता है। तो अब इसको याद कैसे रखें सर, ये देखने में बड़ा सा डरावना सा लग रहा है सर, याद कैसे करें। आओ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन एक ट्रिक सिखाते हैं आपको, तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर ग्रुप, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3, अब आगे का गिनती आता है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, उसको नीचे लिखना 5, फिर 6, और 6 के बाद एक नंबर याद रखना, 6 के बाद 7 मत लिख देना, 6 के बाद आपको एक नंबर ध्यान रखना, वो है 10, लिख दिए। अब जो तीसरा रो आप बना रहे हो उसमें कौन कौन सा नंबर लिखोगे, जो बच गया, बचा कौन कौन सा, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ लिख दिए, 11, 12, ये तीनों बच गया। अब हमको ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर भी लिखने का एकदम बड़ा आसान तरीका, पहले 3 है तो 3D लिख दो। अब इस दोनों में यहाँ 4D मत लिख देना, यहाँ पर दोनों में क्या लिखना है 5D, देखो याद हो गया, पहले 3D फिर 5D फिर 5D। अब 3D के बाद क्या लिखना है 4D, 4D के बाद कौन लिखना है 5D, ठीक। ये सिंपल, नीचे जा रहे हो घटेगा। अब यहां पर सिंपल क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि जैसे तुम ग्रुप 3 से ग्रुप 4 में जाते हो, 5D सीरीज में लेंथेनाइड आ चुका होता है। अब तुमको पता है जहां लेंथेनाइड आता है, लेंथेनाइड अपना इफेक्ट दिखलाता, अपना जलवा दिखाएगा। और दिखाएगा तो वो क्या करेगा, कैसा जलवा दिखाएगा, वो अपना पुअर शील्डिंग इफेक्ट का जलवा दिखाएगा। बोलेगा हम तो नहीं बचाएंगे तुमको, जो उसके पीछे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा तो आसानी से जाने नहीं देगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसीलिए 5D सबसे ज्यादा होगा आफ्टर 4th ग्रुप। अब सवाल उठता है सर इसके बाद का ऑर्डर कैसे याद रखें, तो इसके बाद का ऑर्डर याद रखने का तरीका क्या है, इस सेकंड रो में देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, सबसे आगे 4, तो यहां पर लिख देना 4D। तुम्हारे पास 3 था, 5D 4D लिख दिया, बच क्या रहा है 3D। अब आ जाओ इसमें, तुम यहां पर अगर 4 लिख दियो तो यहां पर क्या लिखना 3D, और यहां पर आ जाएगा 4D। यही बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको कारण भी समझा दिया क्यों 5D आगे आता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को 4F कॉन्ट्रैक्शन। और ये बात समझ में, आई होप आपको ये सारा चीज का कारण समझ में आ गया होगा। आइए कुछ सवाल बड़े शानदार, छोटे मोटे, इजी से कर लेते हैं सवाल। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर देखते ही तुमको पता चल गया ये सारा क्वेश्चन डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक वाले में सबसे पहला काम क्या, अपना काम ग्रुप को पता करना। तो तुम यहां पर ध्यान से देखो, ये हो गया ग्रुप नंबर 12, ये हो गया ग्रुप नंबर 11, ये हो गया ग्रुप नंबर 4, ये हो गया ग्रुप नंबर 3। अब 3 में तो कोई दाग नहीं, नीचे जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो SC, देन Y, देन LA। भाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट, कहानी खत्म। और बोलोगे नहीं मेरा मन तो सर बाकी सबको भी चेक करने का, कर लो। सबसे पहले बगल में जब भी डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है फटाफट लिख लो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 3-4 बार लिख लोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत। क्या करना है, पहले 3, फिर 4, 5, 6, उसके बाद 10, उसके बाद जो बच रहा है उसको चिपका दो। अब 3 के बाद क्या लगाओ 3D सबसे ज्यादा, देन 4D, देन 5D। अब यहाँ पर क्या ट्रिक बताए थे, सबसे आगे आएगा 5D। कारण क्या है, 5D सीरीज में लेंथेनाइड आ जाता है, वो अपना असर दिखाएगा। अब 5D के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखो 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4D, देन हो गया 3D। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D, देन हो गया 4D। ऐसा इसलिए लिखवाए हैं ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तुम देख लो,
ये हो गया 5D, यहां पर आ गया तुम्हारा क्या 3D, ये हो गया तुम्हारा 4D, ये हो गया 5D, ये हो गया 4D, ये हो गया 3D, ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D। अब ये 5D क्या है, मतलब ये 3D सीरीज में आ रहा है। 3D सीरीज मतलब पहला वाला जो पीरियड है ना डी ब्लॉक वाला, उसमें आ रहा है कॉपर, इसका मतलब ये है। अब तुम देखो 12 के लिए क्या ऑर्डर बताया है तुमको, ये 5D देन 3D देन 4D, मतलब यहां पर ये ऑप्शन भी सही है क्या, सही है। मतलब यहां पर दो ऑप्शंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब बोले सर आपने ऐसा क्यों क्वेश्चन दे दिया, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया था आपको, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या आप इस ऑप्शन को चेक करोगे कि नहीं करोगे। बहुत बार हो सकता है कि एनटीए में भी ऐसा ही आ जाए कि दो ऑप्शंस आपके पास आ जाए। अब आपका ये टेस्ट है कि क्या हम दोनों ऑप्शन को टिक मार लेंगे एग्जाम में, नहीं, तब हमको क्या करना, कोई भी एक ऑप्शन को टिक मार के आ सकते हो तुम, चाहे तुम ए को मार देना या फिर तुम डी को मार देना। मैं आपको इस क्वेश्चन से ये बात सिखाना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ए को मारे कि डी को मारे कि दोनों को मारे। कुछ होशियार क्या करेंगे, ए को भी मार देंगे डी को भी मार देंगे, ये दिखाने के लिए कि हमको ज्यादा आता है। अब बोले सर एक को मारना क्यों जरूरी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है मार्क ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू चूज सिंगल ऑप्शन। तो आपको जिसमें भी कॉन्फिडेंट हो उसको मार्क करके निकल जाना। इज इट क्लियर, कोई डरने की बात नहीं है, +4 आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following order is the correct about ionization energy? अब कौन सा ऑर्डर इसमें ज्यादा सही है। अब देख लो ये तो है वही कौन सा ग्रुप 13 में बहुत है खतरा। अब खतरा क्या है, तुमको मैंने कहा 13-14 है खतरा, ठीक है। 13 में क्या होगा, 13 में पहले आएगा बालक, फिर आएगा तिलक, फिर आएगा गंगा, फिर आएगा अली, फिर होगा इंडिया में थे। तो ये ऑर्डर किस में है, ध्यान से देखो, बालक, तिलक, गंगा, अली, इंडिया थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखें। Which of the following order is the correct order about IE? अब ये क्वेश्चन किसका, देखो तो ये कौन सा है, ग्रुप 14। अब 14 में क्या करना है, 14 में भी ध्यान रखना है किसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। मैंने कहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कहां तक दिखेगा, 14 तक दिखेगा। डीडी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के केस में कहां तक दिखेगा, ग्रुप 13 तक दिखेगा। अब यहां पर 14 में क्या होगा, मैंने तुमको बोला था काशी गए, SNPB। अब SNPB में क्या करना है, PB को ऊपर लगाना है और SN को नीचे, बस इतना ही सा काम करना अपने को। अब देख लो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, कार्बन देन SI देन GE देन SN, नहीं देन PB और उसके बाद क्या आएगा SN। अब ये ऑर्डर चेक कर लो, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखो क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर 14 में बताए थे कि 15 में, तो याद रखना आपको 13 और 14 बस दो ही तक, उसके आगे नहीं बढ़ना है। नहीं तो यहाँ पर अगर तुम देखे और थोड़ा सा भावनाओं में बह गया ना एग्जाम में, तो क्या होगा पता है, ये तुम इसको भी टिक करके आ जाओगे। तो सर यहाँ पर भी तो हो सकता है VI आगे आ जाए ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, इफेक्ट कमजोर पड़ते जाता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो इफेक्ट कमजोर पड़ते जाता है, और वो इफेक्ट कमजोर खत्म कहाँ पर हो जाता है, 14 पे। उसके बाद इतना कमजोर पड़ जाता है कि फिर उसका मायने नहीं रहता है। तो आपको पूरे आयनाइजेशन में ग्रुप में खाली 4 जगह दिक्कत आएगा। एक पूरा डी ब्लॉक का ट्रिक आपको सिखाई दिए, पहले 3 4 5 6 10, फिर 7 8 9 10 नहीं लिखना तीसरे वाले में, 11 और 12, फिर उसका ऑर्डर तो आपको बता ही दिए। और दूसरा खतरा है ग्रुप 13 में उसका भी ट्रिक बता दिए, बालक, तिलक, गंगा, अली, इंडिया थे। और ग्रुप 14 में क्या करना है, सिर्फ नीचे में जाना है, ट्विस्ट कर देना है। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सीख करके बड़ा ही मजा आया होगा। तो आप सभी को एक और क्वेश्चन देते हैं, Which of the following has the highest ionization energy? अब ये सवाल मैंने क्यों दिया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला आता है ना, बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि सर हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, देख करके टिक उक मार के आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका नया तरीका सोचने का। जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप उसको एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेना, सबसे पहला काम एलिमेंट में कन्वर्ट करना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ये किसका हो गया, बोरोन।
1s2 ये किसका हो गया, कार्बन। 1s2 2p3 ये किसका हो गया, नाइट्रोजन। 1s2 2p5 ये किसका हो गया, फ्लोरीन। अब बोलोगे सर क्या, क्यों आप हमको ये वाला बता रहे हैं, इसमें देखो धोखा कहाँ है, कहाँ धोखा है, धोखा यहाँ पर है। अब तुम क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखोगे तो तुम बोलोगे सर ये तो हाफ फील्ड है, मारो टिक फटाफट, दिमाग क्यों लगाना, क्योंकि सबका n का वैल्यू तो सेम ही है, मैक्सिमम वैल्यू आउटर मोस्ट वाला ही मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम क्या रहा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अब खतरा यहाँ पर था और तुम क्या करो, एग्जाम में सी मार के आ गए, जैसे ही मारे तुमको -1 मिल जाएगा। अपने को क्या करना है भैया, पहले एलिमेंट का नाम लिख देना है, बगल में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, और उसके बाद अपने को क्या करना है बेटा, देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैंने क्या दिखाया था अभी, वो जो डाटा पढ़ाया था उसमें नाइट्रोजन का ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं था, जस्ट अपने आगे वाला से ज्यादा है। बेरिलियम का ज्यादा है, किससे, बोरोन से, यानी कि कार्बन से भी ज्यादा हो गया। इसीलिए मैंने आपको डेटा एनालिसिस पढ़ाया था कि खाली फैक्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, -1 लाओगे यार। तो उससे बचाने के लिए आपको नीट विजन से जो भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, ये आपको बचा लेगा वहां से -1 से, और आपको +4 दिला के निकल जाएगा और आपको साइड डॉक्टर ही बना दे, है कि नहीं। तो आइए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। नाइट्रोजन का ज्यादा होता हाफ फील्ड होने के कारण, लेकिन किससे ज्यादा होता, ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। बोलो बोलो बोलो, यस, नॉट करेक्ट। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर बेटा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है और आप सभी को धन्यवाद ये पूरा लाइव वीडियो सेशन देखने के लिए। इज इट क्लियर, थैंक यू, बाय बाय।